अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि किंगडम प्लांटी जो है उसको डिफरेंट ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था, ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स को, और इसके बाद हमने लीफ एवोल्यूशन और जो उसकी सीड एवोल्यूशन के मेन टॉपिक्स जो थे उनको भी डिस्कस किया था। तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 14, ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्रांसपोर्ट क्या है, जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो किन किन ऑर्गेनिज़म में पाया जाता है और इसकी क्या जो है इफादियत है उन ऑर्गेनिज़म के लिए, और जो है ट्रांसपोर्ट जो है इसकी ज़रूरत क्यों होती है, किस जगह पे होती है और किन ऑर्गेनिज़म्स को होती है, ये हमने पूरा डिटेल के साथ स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर मीन्स फ्राम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये बेसिकली क्या है कि मटेरियल्स को मूव कराने के लिए जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है। इसमें हम फिर डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है किन ऑर्गेनिज़म्स के लिए ज़रूरी है या किन सेल्स के ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एवरी ऑर्गेनिज़म है या जो एवरी प्लांट है, एनिमल है, कोई भी हो, तो उसमें क्या है कि हर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा होता है। मीन्स या तो वो कुछ बना रहा होता है या कुछ तोड़ रहा होता है। अगर ऑर्गेनिज़म कोई चीज़ बना रहा है या सेल एक चीज़ बना रहा है तो उसके बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो मूव कैसे करता है, थ्रू दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जो बॉडी के अंदर मूव करवा रहा है प्रोसेस, उसको हम क्या कहते थे, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो जैसे फोटोसिंथेसिस है, इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो क्या है एटमॉस्फेयर से लेता है प्लांट। लेकिन प्लांट क्या है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन उसको फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ तक पहुंचाने के लिए जो पाथवे यूज़ हो रहा है या जो मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म है। अगर ट्रांसपोर्ट एब्सेंट हो तो मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या कोई भी जो इसेंशियल प्रोसेस वर्क कर रहे हैं बॉडी के अंदर वो क्या करेंगे, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जैसे हमारा जो जिस्म है एनिमल का, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे एक तो ये हो गया कि ये रॉ मटेरियल्स की तरसील करता है। दूसरा नंबर जो इसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये क्या है कि जो हमारे जिस्म में या जो प्लांट्स में डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं या जो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं, एक्सेस अमाउंट बनते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ बन गई हो तो अगर वो एक्सेस में बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो फिर वो क्या होती है कि डेंजरस होती है। तो बॉडी ने क्या करना होता है कि इसकी जो एक्सेस अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट है उसको क्या करना होता है, बॉडी से खारिज करना होता है या एक्सक्रीट करना होता है। तो इसके लिए फिर जो प्रोसेस यूज़ होता है वो फिर डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेस हैं। प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और एनिमल्स के अंदर भी। जैसे एनिमल्स की अगर हम एग्जांपल कंसीडर कर लें, एनिमल का जो एक किडनी है ये क्या है, एक्सक्रीशन में इसका रोल है। तो किडनी क्या है, डायरेक्ट तो एक्सक्रीट नहीं करती ना प्रोडक्ट्स, पहले प्रोडक्ट्स को किडनी तक ले जाना पड़ता है और फिर किडनी से जब उसकी प्रोसेसिंग करती है उसके बाद किडनी के थ्रू उसको नेक्स्ट जो है उसका रिमूवल कराना पड़ता है बाहर की तरफ। तो ये जो सारा एक पाथवे फॉलो हो रहा है इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो ये एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट है। अब जो हमने नेक्स्ट बात करनी है कि जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और किन में नहीं पाया जाता। तो हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमेबा हो गया। अमेबा में क्या होता है कि जो उसकी बॉडी सरफेस है वो क्या, अमेबा क्या है, वाटर लिविंग है, मींस वाटर के अंदर पाया जाता है, एक्वेटिक है। तो उसकी जो बॉडी है वो एक्सपोज होती है वाटर के साथ, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है। तो उसके जो मटीरियल है वो मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपली डिफ्यूज़ हो जाते हैं टुवर्ड द आउटवर्ड या इनवर्ड अगर उन्हें जाना हो तो सिंपली वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसके लिए कोई जो है ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म जो एक्स्ट्रा है वो नहीं होता। इसी तरह जो सिंपल यूनिसेलुलर हो गए जैसे एल्गी हो गई, या जो हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे एनिमल्स में आप कह लें हाइड्रा हो गया या स्पॉन्जेस हो गए। इसमें क्या होता है कि इनकी भी जनरल बॉडी के थ्रू क्या होती है, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। मीन्स अगर वाटर ने एंट्री करनी होती है तो ऑस्मोसिस के थ्रू डिफरेंट जो मटीरियल्स हैं उसके सोल्यूट्स हैं या साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो क्या करते हैं थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस जो है वो मूव करते हैं। लेकिन
जो ये जो कम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? वो पाया जाता है कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हम आ जाते हैं, इंसान आ जाता है, मतलब डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, या लार्ज जो प्लांट ग्रुप हैं जैसे ब्रायोफाइट अपना ट्रैकियोफाइट्स हो गए, इनमें क्या हो जाता है कम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो मोस्टली कम्प्लेक्स है और मल्टी सेलुलर बॉडी है। तो जो है ईच सेल जो है वो इन्वायरमेंट के साथ से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जब इन्वायरमेंट के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता थ्रू स्किन, तो फिर वो क्या करता है कि डिफरेंट जो मल्टीपल चैनल्स जो है प्रोसेसेस या पाथवेज यूज़ करता है तो मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये वाला जो मैकेनिज़्म है, ये सारा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म उन ऑर्गेनिज्म में मोस्टली जो है क्रूशियल है या इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इसको अब नेक्स्ट डिस्कस करना है कि प्लांट्स में जो है ट्रांसपोर्ट वो किस तरह से होती है। प्लांट्स में जो है प्लांट की एक जो बॉडी है उसमें क्या होता है कि वो दो इन्वायरमेंट जो है उसको एक्सपोज करती है। एक तो होता है सॉयल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एटमॉस्फेयर। प्लांट सॉयल से क्या लेते हैं? सॉयल से प्लांट वाटर लेगा, उसके बाद जो उसके डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो क्या करेंगे, वो सॉयल के थ्रू अपनी अब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट से, या रूट हेयर स्ट्रक्चर जो है वो उधर से अब्जॉर्ब करता है। और जो एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स हैं जैसे गैसेज हो गई, वो क्या करता है थ्रू एटमॉस्फेयर जो है गेन करता है। तो जो मटेरियल्स हैं ट्रांसपोर्टेड, इसमें फिर इनको फिर तीन तरह से प्लांट्स में कैटेगराइज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट को प्लांट्स में तीन तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक तो होती है सेलुलर ट्रांसपोर्ट, कि अगर मटेरियल जो है सिंपली जो है एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ करते हैं, जैसे थ्रू बॉडी या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल अगर आ गए जो वाटर सॉल्युबल हैं या को लिपिड सॉल्युबल जो मटेरियल्स हैं, वो क्या करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन वो हैं क्या करते हैं इजीली जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक सेल से दूसरी सेल की तरफ। तो ये क्या होती है सेलुलर ट्रांसपोर्ट होती है। सेलुलर ट्रांसपोर्ट को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ट्रांसपोर्ट की तीन टाइप्स हैं। एक होती है सेलुलर ट्रांसपोर्ट, क्या होती है कि सेल के अंदर या सेल के बाहर जो है मटेरियल जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाता है। ये होती है एक सेल की बेस पे, अगर तो एक सेल में ट्रांसपोर्ट हो रही है। अगर ट्रांसपोर्ट जो है मल्टी सेलुलर लेवल पे हो रही है, मींस एक तो होती है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे जो फ्लोएम लोडिंग का प्रोसेस है, ये क्या है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, कि ये जो है हमारे पास क्या है एक मीजोफिल सेल है या मीजोफिल टिश्यू है। तो इससे मटेरियल क्या करता है, ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है या फोटोसिंथेट है, ये क्या करता है मूव करता है टुवर्ड दिस बंडल शीट सेल्स, और बंडल शीट से फिर क्या ये करता है कंपेनियन सेल्स की तरफ मूव कर जाता है, और कंपेनियन सेल से अल्टीमेटली क्या करता है ये फ्लोएम के जो सीव एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मीजोफिल से सीव एलिमेंट्स तक का ये जो सफ़र है सेल टू सेल जो ये एक डिस्टेंस है, ये क्या है शॉर्ट डिस्टेंस है। तो इसको हम क्या कह देते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसकी क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब जब मटेरियल फ्लोएम के अंदर आ गया है तो फ्लोएम के थ्रू जो एक ट्री की एग्जांपल लें, ट्री क्या होता है कि 100 मीटर टॉल है, तो मीन ये तो एट द टॉप हो रहा है ना ये प्रोसेस। लीफ के जो सेल हैं, लीफ से ये मटेरियल आया लीफ के वेस्कुलर बंडल में, फिर लीफ के वेस्कुलर बंडल से ये आएगा स्टेम के वेस्कुलर बंडल में, और टुवर्ड्स रूट जो है इसका एक लॉन्ग रूट है फ्लोएम के थ्रू। तो ये जो फ्लोएम का रूट है ये इसको क्या हम कह देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसी तरह जो इसके साथ दूसरी यहाँ पे इनर साइड पे क्या होती है जाइलम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें भी वाटर या जो डिजॉल्व मिनरल है वो नीचे से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और ऊपर तक लीव्स तक जाते हैं। तो ये वाली जो ट्रांसपोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो इसको हमने तीन तरह से कैटेगराइज किया, एक सेलुलर होती है, दूसरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और तीसरी क्या है हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब हमने ट्रांसपोर्ट को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव कौन सी होती है, अगर तो ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसंट्रेशन के लिहाज से देखें तो अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई मटेरियल या कोई सब्सटेंस जा रहा है, या जैसे वाटर कह लें या मिनरल्स कह लें या सोल्यूट्स कह लें, कोई भी मटेरियल है अगर वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, मीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। मीन्स ये क्या है इंक्लाइन प्लेन मूवमेंट होती है, मीन्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसकी मूवमेंट होती है, इसमें कोई एनर्जी जो है एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो ये विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, इसको हम क्या कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट।
तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी क्या हमारे पास कैटेगरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें क्या होता है कि मटेरियल जो है वो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जब एक चीज़ लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो तो थी टूवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस टू फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ क्या है प्रोसेस उल्टा हो गया मींस फ्रॉम लो टू हाई। मींस अगर एक गार्डन में आप जो है एक स्लाइड लगी हुई है, आप स्लाइड से जब स्लाइड के ऊपर वाले पोर्शन से बैठते हैं और नीचे आप चले जाते हैं तो वो क्या है, वो आप एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव कर रहे हैं, वो आप इजीली उसको मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर उसी स्लाइड पे आप मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दें तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि आप अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन या अगेंस्ट दी वो जो है स्लाइड मूव कर रहे होते हैं, उसके लिए अगेंस्ट दी ग्रेविटी आप मूव कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी आप जो है खर्च करते हैं। जबकि जो स्लाइड से आप जब स्लाइड करते हैं तो उसके लिए क्या होती है, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सिंपली आप जो है डिफ्यूज़ करते हैं। इसी तरह वाटर को अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन से मूव करवाएं तो वाटर जो है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मूव करता है। अगर इसको अपोजिट मूव कराना हो तो फिर हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्योंकि जो हाई पॉइंट होता है उस पर ऑटोमेटिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हाई होती है ना, तो लो पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है। जब हाई लो से हाई की तरफ ले जाना है तो एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड होती है उसको लो से हाई की तरफ ले जाने के लिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने फिर नेक्स्ट जो है कैटेगराइज किया हुआ है दो ग्रुप्स में। पैसिव में हमारे पास एक तो आ जाती है डिफ्यूजन और दूसरा प्रोसेस हमारे पास ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है कि डिफ्यूजन जो है वो क्या है, फ्रॉम हाई टू लो या लो टू हाई भी हो सकती है। तो डिफ्यूजन क्या है, सिंपल डिफ्यूजन को क्या है कि मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस को या किसी सोल्यूट को या सॉल्वेंट को हम हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट, यहाँ पे सोल्यूट्स की मूवमेंट नहीं होती, या वाटर के लिहाज से इसको बेसिकली ऑस्मोसिस को वाटर की मूवमेंट के लिहाज से डिस्कस किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम दी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें फिर प्लांट्स के लिहाज से डिस्कस किया जाता है एक्स ऑस्मोसिस या एंड ऑस्मोसिस। अगर जो है वाटर जो है सेल के अंदर जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस, और अगर सेल से बाहर वो जा रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन को फिर हमने मज़ीद जो है नेक्स्ट दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो होती है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन और दूसरी होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है कि वो वाली डिफ्यूजन जब हमने जो मटेरियल है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक अगर सेल दिखाया गया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे अगर जो है सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, सेल के अंदर कम थी, तो वो सब्सटेंस जो है इजीली क्रॉस कर जाएगा और अंदर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है। और इसमें कौन से सब्सटेंस जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, या जो लिपिड सॉल्युबल फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करते हैं और अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। जैसे गैसेस हो गया, इसी तरह नॉन पोलर जो हैं स्मॉल जो हैं गैसेस, CO2, ऑक्सीजन हो गई, ये क्या करते हैं, इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं मेम्ब्रेन के थ्रू और इनको किसी फैसिलिटेटर की ज़रूरत नहीं होती उसकी डिफ्यूजन के लिए, या फिर एनर्जी की भी इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये क्या प्रोसेस होता है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। कोई मीन्स ना तो एनर्जी की ज़रूरत है ना ही कोई किसी कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, जस्ट वो अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऐसे ही मूव कर देता है। और फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऐसे ही इजीली जो है मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट्स की हो या एनिमल की हो वो क्या है, फैट से मिलकर बनी होती है। तो फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं वो इसको इजीली क्रॉस कर जाते हैं, जबकि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो उनके लिए फिर जो है डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास क्या है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट मीन्स कि कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जो इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को, जो मॉलिक्यूल्स की हाई से लो की तरफ मूवमेंट है, इसको क्या कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है या उसको कंडक्ट करवा रहा होता है उस मूवमेंट को। तो इसमें फिर हमने नेक्स्ट जो है
इसको डिस्कस किया हुआ है फैसिलिटेड डिफ्यूजन को। इसमें हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन के अगर यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है, यहाँ पे लो है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो मटेरियल्स को मूव कराती हैं फ्रॉम दी हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। इसमें फिर दो तरह के जो हैं, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होती है कि चार्ज पार्टिकल्स या लार्ज मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया, वो क्या करते हैं थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन मूव करते हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो इनकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट जो है प्रोटीन्स के थ्रू हो रही होती है। वो प्रोटीन यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये जो है सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल में क्या होता है कि ये अगर एक सब्सटेंस था, इसने इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, और ये अगर इनर साइड थी, ये आउटर साइड थी, तो ये क्या गया इनर साइड से आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउटर साइड पे चला गया, या अगर आउटर से इनर की तरफ चला गया इस तरह से। तो फैसिलिटेड में क्या होता है कि सब्सटेंस जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ऐसे नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, एक पी जो है, पी क्या है यहाँ पे हमारे पास परमिएज है या प्रोटीन है स्पेसिफिक, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये उनके साथ बाइंड करता है। बाइंड करेगा तो इनकी जो प्रोटीन है इसके अंदर क्या आ जाती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, और ये क्या करता है सब्सटेंस को मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे मूव करवा देती हैं, और ये ऑटोमेटिकली दोबारा वो हो जाती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं, या उनकी कन्फिगरेशन दोबारा चेंज हो जाती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखें, ये एक लिपिड लेयर है, हाइड्रोफोबिक लिपिड लेयर है, और ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है ये एम्बेडेड होते हैं। दो तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक कौन सी होगी, जो लिपिड लेयर की जो ये बाई लेयर है, लिपिड की बाई लेयर, अगर ये दोनों लेयर्स को टच कर रही हैं, मीन्स एक्सटीरियर साइड वाली लेयर को और इंटीरियर साइड वाली लेयर को ये टच कर रही हैं या एम्बेड हैं दोनों लेयर्स में, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक। और जो दूसरी होती हैं ये वाली जो सिर्फ जस्ट एक ही लेयर पे प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो दोनों लेयर्स को टच कर रही हैं, और एक्सट्रिंसिक क्या है, जो एक ही लेयर को टच कर रही हैं। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये क्या करती हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन करवाती हैं। इनमें फिर दो कैटेगरीज हैं, एक तो होती हैं चैनल, और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास कैरियर। चैनल्स क्या करती हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करते हैं, ये वाटर फील्ड पोर्स होते हैं, इनके थ्रू जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस, वो इसको इजीली क्रॉस कर जाते हैं। जबकि जो लार्जर सब्सटेंसेस वो क्या करते हैं, वो कैरियर में जो प्रोटीन है उनके थ्रू वो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं। कैरियर प्रोटीन इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। ये अगर एक सब्सटेंस था, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, इसकी जो एक्सटर्नल साइड है उस पर जो स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ पे आके बाउंड होगा तो इसके अंदर क्या होगा, कन्फिगरेशन चेंज आएगा। और इसकी जो इंटरनल साइड है फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लोज थी, देन ये इंटरनल साइड जो है ओपन हो जाएगी और एक्सटर्नल साइड जो है क्लोज हो जाएगी, और इस तरह से मटेरियल क्या है इनर साइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो है एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन थ्रू कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एक प्रोसेस दिखाया गया। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो क्या होंगे, सिंपली जो है यहाँ से आएंगे, सिंपली इधर आके डिफ्यूज़ कर जाएंगे। जैसे सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या जो स्मॉल गैसेस हैं वो क्या होंगी, सिंपली यहाँ से आके यहाँ से इंटरनल की तरफ डिफ्यूज़ कर जाएंगी, या इंटरनल से एक्सटर्नल मीडियम की तरफ डिफ्यूज़ कर जाएंगी। जबकि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, थ्रू कैरियर प्रोटीन जो हैं वो मूव करेंगे टुवार्ड द इन साइड और टुवार्ड द आउटसाइड जो है इनकी मूवमेंट होगी। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है। जबकि जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस में क्या होता है कि कैरियर तो चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कैरियर के साथ उसकी जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है उसके लिए मूवमेंट के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है, कि एनर्जी भी चाहिए होती है उसकी सब्सटेंस को मूव कराने के लिए फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो उसके लिए क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो ये जो थी हमारे पास, ये तो थी सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन की जो है हमने कैटेगरी डिस्कस की थी, सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और थर्ड जो हमारे पास जो है इसमें क्या आ जाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के में क्या होता है कि जो ओनली वाटर मॉलिक्यूल है वो अपनी जो है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और डिफ्यूजन में क्या होता है कि एनी सब्सटेंस जो है वो मूव कर रहा होता है। इसी तरह एक्टिव में हमने बताया कि लो से हाई की तरफ मूव करें और एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है।
तो वो कौन से सेल हैं जो एक्टिवली डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं या एक्टिवली मूवमेंट करा होते हैं मटीरियल्स की, तो उसकी जो है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं और एटीपी सिंथेसाइज करवाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसे सेल जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है उनकी सेलुलर रिस्पायरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, उनकी एटीपी सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। तो इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, एक्टिव जो है ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं ये वाले सेल्स। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया। एक और पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मटेरियल जो है ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो फ्रॉम दी रूट्स की मदद से क्या करते हैं जो है मूव करते हैं फ्रॉम दी सॉइल टू दी एक्सटर्नल कंडीशन। तो ये अगर जो है रूट हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट को फैसिलिटेट करवाते हैं। ये क्या करती हैं, तो जो है एरिया ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज़ करती हैं और उसकी जो है कंडक्शन कैपेसिटी में भी वो है काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसका आपने बुक में आपका कुछ दिया हुआ है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई करें। यहाँ से सॉइल वाटर क्या आता है, रूट हेयर के अंदर आता है, रूट हेयर से फिर यहाँ पे ये जो एपिडर्मल लेयर है इसको क्रॉस करता है और कॉर्टेक्स के थ्रू ये होता हुआ यहाँ पे फिर 3 तरह के पाथवे जो है वाटर फॉलो करता है। एक तो होता है हमारे पास एपोप्लास्टिक पाथवे, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट और तीसरा होता है हमारे पास वैक्यूलर पाथवे। तो इन 3 पाथवे को हमने यहाँ पे कैटेगराइज करना है। अगर तो रूट हेयर से कॉर्टेक्स से होता हुआ यहाँ पे आ गया एंडोडर्मस तक जब पहुँचता है वाटर, तो यहाँ पे एंडोडर्मस के अंदर क्या हमारे पास पड़ी होती है, कैस्पेरियन स्ट्रेप्स पड़ी होती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रेप्स क्या है, ये क्या है कि जो है प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो वाटर की यहाँ से मूवमेंट को क्या करते हैं, हिंडर करती हैं। मीन्स एपोप्लास्टिक मूवमेंट कौन सी है, मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम नॉन लिविंग पोर्शन। मीन इसमें जस्ट ओनली सेल वॉल जो है इन्वॉल्व होती है, जो मूवमेंट होती है जस्ट सेल वॉल के थ्रू होती है। तो यहाँ पे जब आता है सेल, तो यहाँ पे सेल वॉल के दरमियान यहाँ पे क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रेप्स पड़ी होती हैं जो इस मूवमेंट को रोक देती हैं। और दूसरी मूवमेंट फिर यहाँ पे क्या हो जाती है, सिम्प्लास्टिक हो जाती है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है, थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा। डिफरेंट जो सेल्स हैं उनके दरमियान ये क्या होती हैं, स्ट्रैंड लाइक कनेक्शन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा। तो मटेरियल जो है एक सेल से दूसरी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ नेक्स्ट सेल में जाता है, इन पोर्स लाइक स्ट्रक्चर या प्लाज्मोडिस्मेटा से होता हुआ नेक्स्ट सेल में जाता है। और ये जो ये पोर हैं ये क्या है, हमारे पास प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्लाज्मोडिस्मेटा है। तो मटेरियल जो है इस प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू क्रॉस करता है। जो है सिम्प्लास्ट का मैकेनिज्म है। सिम्प्लास्ट जो है ये कंटिन्यूस मैकेनिज्म है। मीन्स रूट हेयर से कंटिन्यूसली जाइलम तक पानी को अगर आना हो तो जो डायरेक्ट रूट इन्वॉल्व है वो क्या है, सिम्प्लास्ट का है। इसमें ओनली जो है लिविंग पोर्शन इन्वॉल्व होता है। मीन्स एक प्रोटोप्लाज्म से वाटर दूसरे प्रोटोप्लाज्म की तरफ जाएगा, दूसरे से तीसरे की तरफ। मीन्स अगर ये एपिडर्मल सेल्स हैं उसके प्रोटोप्लाज्म से होता हुआ यहाँ पे कॉर्टेक्स के सेल्स के प्रोटोप्लाज्म से होता हुआ यहाँ पे एंडोडर्मस से आएगा, एंडोडर्मस के सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को क्रॉस करके ये वेस्कुलर स्ट्रैंड तक आ जाता है। लेकिन जो दूसरा पाथवे एपोप्लास्टिक पाथवे उसमें क्या होता है कि ये जो सेल वॉल की जो स्पेस होती है, 2 सेल वॉल के दरमियान जो ये सेल वॉल की स्पेस होता है वाटर इनके थ्रू ट्रेवल कर होता है। मीन्स अगर यहाँ से ये आया, यहाँ की सेल वॉल की स्पेस के थ्रू होता हुआ ये ऐसे आएगा यहाँ पे सेल वॉल की स्पेस पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे आता हुआ। लेकिन यहाँ जब एंडोडर्मस के ऊपर पहुँचता है तो ये वाला जो ब्लॉक है सेल वॉल के दरमियान, ये जो स्पेसिंग है ये ब्लॉक्ड है थ्रू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये क्या होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, स्यूबर्न के साथ बनी होती हैं। स्यूबर्न जो है ये क्या करता है, तो वाटर को क्या करता है, पास आउट नहीं होने देता। स्यूबर्न क्या है, एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है। ये वाटर क्या है, ये क्या है, लिपोफिलिक है। मीन्स लिपिड सॉल्युबल है या लिपिड इन नेचर है। और ये क्या करता है, वाटर के लिए क्या है, इजीली जो है क्रॉस नहीं होने देता। तो फिर यहाँ आके जो है वाटर एपोप्लास्ट से फिर सिम्प्लास्टिक जो है रूट को फॉलो करता है। मीन्स फिर उसको मजबूरन जो है सेल के अंदर दाखिल होना पड़ता है। और ये तो था एपोप्लास्टिक। थर्ड जो इसका रूट होता है वो क्या होता है, वैक्यूलर पाथवे। मीन्स वाटर अंदर आया, एक सेल की उसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, अंदर आया, उसके वैक्यूलर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, वैक्यूल से होता हुआ उसकी वैक्यूलर मेम्ब्रेन की अपोजिट साइड पे जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन थी उसको क्रॉस करेगा और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है अपोजिट साइड पे उसको क्रॉस करेगा।
मीन्स फर्स्ट उसने एक मेम्ब्रेन क्रॉस की, फिर उसने वैक्यूलर मेम्ब्रेन क्रॉस की, फिर उसने यहाँ पे वैक्यूलर मेम्ब्रेन क्रॉस की और फिर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को दोबारा क्रॉस किया। तो इस दौरान सिम्प्लाज्म में जो सेल है वो 2 मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, मीन्स सेल मेम्ब्रेन यहाँ से और सेल मेम्ब्रेन यहाँ से क्रॉस करता है। लेकिन वैक्यूलर पाथवे में क्या करता है कि वो 4 मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। एक तो सेल मेम्ब्रेन ये जो है एक्सटर्नल वाली साइड पे, फिर वैक्यूलर मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, फिर दोबारा से वैक्यूलर मेम्ब्रेन और फिर से जो सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पे होती है, इस तरह से वो कितनी 4 मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। तो ये वैक्यूलर पाथवे जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, डिफ़िकल्ट है। तो मोस्टली जो सेल है वो कौन सा रूट फॉलो करता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे में। फिर हमने इसको मज़ीद डिस्कस करना है। यहाँ देखें ये दिखाया गया है कि ये जो रूट हेयर्स के अंदर जो है वाटर आया यहाँ पे, ये क्या कर रहा है थ्रू सिम्प्लास्टिक मूवमेंट है इसकी। ये जो वाइट एरोज हैं ये क्या है, वाइट एरोज जो हैं ये क्या है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, मीन्स ओनली सेल वॉल जो है उसके थ्रू जा रहा है। लेकिन एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो है वो यहाँ पे आके जो है स्टॉप हो जाती है। कहाँ पे आके, ये जो सिम्प्लास देखें ब्लैक एरो के साथ क्या है सिम्प्लास्टिक पाथवे दिखाया गया और वाइट एरो के साथ क्या है वैक्यूलर पाथवे दिखाया गया, और एपोप्लास्टिक को जो है बारीक एरोज के साथ दिखाया गया। ये जो बारीक एरोज यहाँ से आ रहे हैं ये वाले, ये देखें ये क्या है एपोप्लास्टिक मूवमेंट हो रही है, मीन्स थ्रू दी ये क्या हो रही है, थ्रू दी ये सेल वॉल हो रही है। तो सेल वॉल के थ्रू ये कार्टेक्स के थ्रू होता हुआ यहाँ पे जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है यहाँ पे आके, ये देखें यहाँ पे आके जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है ये कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है इसकी वजह से क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गई है। और यहाँ से फिर कौन सी मूवमेंट होती है, या तो वैक्यूलर मूवमेंट होगी, मीन्स ये देखें वाइट एरो के साथ क्या है वैक्यूलर मूवमेंट, ये एक वैक्यूल से निकला यहाँ से सेल मेम्ब्रेन, फिर दूसरी सेल के अंदर दाखिल हुआ, यहाँ से वैक्यूल के अंदर गया, फिर दूसरे वैक्यूल यहाँ से क्या है प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल के थ्रू होता हुआ ये मूव कर रहा है। जबकि जो सिम्प्लास्ट है यहाँ से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होता है साइटोप्लाज्म में, और फिर यहाँ से सेल दूसरी सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में, और यहाँ से ऐसे होता है यहाँ जहाँ जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है यहाँ पे एंडोडर्मस तक आके स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट जो है सिम्प्लास्टिक या वैक्यूलर पाथवे जो है उसको फॉलो किया जाता है। जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है वो यहाँ पे एंडोडर्मल पॉइंट्स पे आके ख़त्म हो जाती है, मीन्स रूट हेयर से एपिडर्मिस में आया, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स के सेल्स के थ्रू आया एपोप्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे एपोप्लास्ट आके स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो कैस्पेरियन स्टेप्स हैं ये क्या करती हैं, एपोप्लास्टिक मूवमेंट को स्टॉप कर देती हैं। तो ये वाटर के जो 3 रूट्स हैं इसको हमने डिस्कस किया गया है कि एपोप्लास्टिक पाथवे जो है ये क्या है, एडजेसेंट सेल वॉल्स के थ्रू जो है प्लांट रूट्स के अंदर जो वाटर मूव करता है और क्या करता है बिकम्स डिसकंटिन्यूअस, या इसको रोक दिया जाता है एट द एंडोडर्मिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रेप्स, कि जो कैस्पेरियन स्ट्रेप्स ये वाली प्रेजेंट है यहाँ पे आके जो सेल वॉल की जो ये स्पेसेस के दरमियान वाटर मूव कर रहा है यहाँ आके ये स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे जो ये स्ट्रेप्स पड़ी हुई हैं इसकी वजह से वाटर जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्यूबर्न से मिलकर बनी है और वाटर को इजीली क्रॉस नहीं होने देती। दूसरा हमारे पास क्या था, सिम्प्लास्ट पाथवे, ये क्या है साइटोप्लाज्म से जो वाटर मूव कर रहा है, एक सेल के साइटोप्लाज्म से होता हुआ दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू, इसमें क्या करता है वाटर जस्ट जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होता है और प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शन जो हैं पोर्स होते हैं उसके थ्रू वाटर मूव कर रहा होता है। और तीसरा क्या है वैक्यूलर पाथवे, तो इसमें क्या करता है कि ना सिर्फ वो अपना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है बल्कि उसकी जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन है या जो टोनोप्लास्ट है उसको भी वो क्रॉस करता है वाटर। तो आज हमने इसको डिस्कस किया। इसके बाद वाटर पोटेंशियल है, ये तो इजी है, आप इसको थोड़ा स्टडी कर लें, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो इसका टॉपिक डिस्कस करना होगा वो हमने डिस्कस करना होगा इसका। अच्छा, एक ये है प्लाज्मोलाइसिस, इसको आपने डिफाइन करना है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। जब हम सेल को किसी ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसका वाटर पोटेंशियल जो है वो सेल से जो है अगर
कम है सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल। वैसे जो है जो वाटर प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं उसके जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव वैल्यू होता है। मीन जो प्योर वाटर पोटेंशियल है उससे हमेशा कम ही होता है सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल। तो जब हम सेल को सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल में रखते हैं और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल अगर सेल से कम है तो वाटर क्या करेगा, सेल से बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन की तरफ। तो जब सेल से वाटर निकल रहा है तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा या वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस सिकुड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अगर इसी सेल को हम जो श्रिंकेज हो चुकी है जिसकी, अगर इसको हम ऐसे सॉल्यूशन में रख लें जिसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, सेल के वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा है, मीन सेल का वाटर पोटेंशियल कम है और सॉल्यूशन का ज़्यादा है, तो फिर क्या करेगा, वाटर सॉल्यूशन से मूव करेगा सेल के अंदर। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, फिर डीप्लाज्मोलाइसिस, और वाटर क्या हो जाएगा, दोबारा से स्वेल हो जाएगा या टर्जिड हो जाएगा और डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगा। तो ये प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस का मैकेनिज्म दिखाया गया है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया वाटर पोटेंशियल को। तो कल आई थिंक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नज़ीर इसका नेक्स्ट एसेंट ऑफ सैब का जो प्रोसेस है, इसको हमने मज़ीद जो है एक्सटेंड करना है।